गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे होम रूल मूवमेंट जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग होम रूल मूवमेंट को ही पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं होम रूल मूवमेंट को। देखिए, टॉपिक है हमारा होम रूल मूवमेंट। क्लास को कुछ इस तरह से रखा जाएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। होम रूल मूवमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ठीक है। देखिए, होम रूल मूवमेंट का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, एनी बेसेंट जी का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी क्लास 10th लेवल पे भी और जूनियर्स लेवल पे भी ये पढ़ा है कि होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट जी होम रूल मूवमेंट से संबंधित है। एनी बेसेंट जी और दूसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक, तो ये दो चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है जब भी हम होम रूल मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट जो है, आखिर ये होम रूल जो शब्द है इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, आखिर ये होम रूल जो वर्ड है इंट्रोड्यूस हुआ कैसे है और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे होम रूल का जो मतलब होता है, होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है शासन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो घर का शासन, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, गृह शासन। होम रूल का मतलब क्या हो जाता है, गृह शासन, मतलब घर का शासन, ये होम रूल का मतलब है। ठीक, देखिए होम रूल जो शब्द है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है आयरलैंड में। ठीक, ब्रिटेन का पड़ोसी राज्य है आयरलैंड। ब्रिटेन का पड़ोसी राज्य कौन सा, आयरलैंड है। तो जिस तरह से जो ब्रिटिश अंपायर है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया पर रूल कर रहे थे, यानी हमारे देश पर शासन कर रहे थे, उसी तरह से ब्रिटिश जो है वो आयरलैंड पे भी रूल कर रहे थे, आयरलैंड पे भी वो शासन कर रहे थे। ठीक, तो वहाँ के जैसे हमारे यहाँ के लिए, हमारे देश के लिए पॉलिसी वगैरह बनाते थे, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो आयरलैंड के लिए पॉलिसी, लॉ वगैरह सब कुछ बनाते थे। ठीक, नियम कानून बनाया करते थे। तो आयरलैंड में जो है एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे होम रूल मूवमेंट नाम दिया गया। ठीक, तो वहाँ पे लोगों ने बोला क्या कि भाई हमारा देश है तो शासन भी हमारा ही होगा, मतलब हमारे घर में हमारा ही शासन चलेगा। बाकी आप भाई पूरे देश पर राज कर रहे हैं, जो क्वीन है वो ब्रिटिश, जो क्वीन है वही हमारे देश की भी क्वीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। यानी ब्रिटिश अंपायर जो है हमारे देश को चला रहा है, कोई दिक्कत हमसे नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोगों के ऊपर जो शासन होगा, जो रूल होगा, वो हमारे लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होम रूल है, होम रूल मूवमेंट जो है, ये सबसे पहले आयरलैंड में शुरू होता है। यानी आप ये कह लीजिए कि होम रूल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आयरलैंड में आता है। ये टाइम होता है 1860 का, यानी 1860 का वो समय होता है जब आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है 3 से 4 बार जो ये होम रूल बिल है वो पेश किया जाता है, बट मेजॉरिटी ना होने के कारण ये होम रूल बिल जो होता है पास नहीं हो पाता है। बट एटलीस्ट 1920 में, यानी 1920 में क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होम रूल बिल को पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आयरलैंड की बातें हुई, क्योंकि होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले होम रूल मूवमेंट शुरू होता है वो आयरलैंड में ही शुरू हुआ था। अब आयरलैंड की ही एक सिटीजन है, एक नागरिक है जिनका नाम है एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की रहने वाली हैं और यही एनी बेसेंट जो होते हैं ये आयरलैंड से इंडिया में आती हैं और इंडिया में ये होम रूल को इंट्रोड्यूस करवाती हैं और होम रूल मूवमेंट की शुरुआत ये करवाती हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये एनी बेसेंट जो है, जो आयरिश लेडी यानी आयरलैंड की जो रहने वाली हैं, ये डायरेक्ट इंडिया आती हैं और होम रूल मूवमेंट शुरू कर देती हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग से बिल्कुल हम लोग एक बार इसको स्टडी करते हैं। 1875 का टाइम है, यानी 1875 जिसे कहते हैं, 1875 का टाइम है और जगह जो है वो न्यूयॉर्क। जगह कौन सी है? न्यूयॉर्क। 1875 में न्यूयॉर्क में क्या होता है, एक सोसाइटी फाउंड की जाती है, यानी एक सोसाइटी की स्थापना होती है जिसे बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी होती है वो? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कब? 1875 में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना होती है उसका, इनके जो फाउंडर होते हैं वो कर्नल अल्कॉट एवं ब्लाडवस्की जो होते हैं इनके फाउंडर्स होते हैं, यानी कर्नल अल्कॉट और ब्लाडवस्की मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1875 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये सोसाइटी होती क्या है, इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है? इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो है अलग अलग धर्मों के जो भी धर्म ग्रंथ हैं,
ठीक है, उसको स्टडी करें और ईश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करें, मतलब ईश्वर को समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो कि इसको कुछ ऐसे समझिए, अगर थियोसॉफिकल है इसको तोड़ दीजिए, इस पूरे शब्द को तोड़िए तो ये हो जाएगा थियो प्लस सोफ़ी। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना संधि विच्छेद कर देना, तो हमने वही किया, थियो प्लस सोफ़ी। अब देखिए थियो का मतलब होता है गॉड और सोफ़ी का मतलब होता है विजडम, ठीक है। मतलब जो है आप अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ को पढ़ के अपने विजडम को बढ़ाएंगे, अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ाएंगे, अपने सोचने की क्षमता का विकास करेंगे और गॉड के करीब जाने की कोशिश करेंगे, गॉड को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो इसी ऑब्जेक्टिव के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि भाई जो हमारे देश के वेद पुराण उपनिषद जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो महत्ता है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इनके मेंबर को अपनी ओर आकर्षित करती है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडिया में आते क्यों हैं? ताकि यहाँ के वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ा जा सके, समझा जा सके। और उसके साथ साथ जो है, ये तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हम इंडिया में जा ही रहे हैं तो हम अपने जो विचार हैं, अपने जो आदर्श हैं, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडियन पीपल के सामने भी रखें, नहीं भारतीय लोगों को बताएं, ठीक है। तो दोनों ही काम जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को करना था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो इंडिया आते हैं और 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। देखिए तो सबसे पहले इसके मेंबर कहाँ आते हैं? ये सदर्न इंडिया का हमारा पोर्शन है, दक्षिण भारत का मद्रास, ठीक है। आपको पता है मद्रास जो है वो एक बहुत ही हाईली सिक्योर एक रीजन था, अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्योर कर लिया गया था, पूरा किलेबंदी कर दी थी, चारों तरफ से इसको सुरक्षित कर दिया गया था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर है सबसे पहले कहाँ आते हैं? मद्रास में आते हैं और मद्रास को ये अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं इंडिया में। और यहीं से ये क्या करते हैं, मतलब वेदोपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने विचारों को भी भारतीय जनमानस तक फैलाते रहते हैं। अब देखिए आयरलैंड की जो लेडी हैं जिनका नाम है एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट जो होती हैं इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। मतलब एनी बेसेंट जो होती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक एक्टिव मेंबर होती हैं, ठीक है। और ये मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले क्या करते हैं, एनी बेसेंट को जो है इंडिया भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ पर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो भी विचारधारा है उसको फैलाइए। तो एनी बेसेंट जो होती हैं 1896 में कहाँ पे आती है? मद्रास में आती हैं। कब आती हैं? 1896 में, ठीक है। 1896 का वो टाइम होता है, यानी 1896 में एनी बेसेंट जो होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? इंडिया आ जाती हैं। अब देखिए 1896 का टाइम है, एनी बेसेंट कहाँ पर आ गई हैं? एनी बेसेंट इंडिया आ गई। इंडिया में कहाँ पे आई हैं? मद्रास में आई हैं, ठीक। अब जब एनी बेसेंट मद्रास में आती हैं सबसे पहले इंडिया में, तो उनका आने का ऑब्जेक्टिव थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को फैलाना है, यहाँ के वेदोपनिषदों ग्रंथों का अध्ययन करना है। वो इसलिए नहीं आई थी कि वो सीधा आएंगे और यहाँ पे जो है होम रूल आंदोलन शुरू कर देंगे, होम रूल मूवमेंट शुरू कर देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो लेकिन जब वो इंडिया आती हैं, यहाँ पर रहती हैं, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे देखती हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश आयरलैंड में जो है रूल कर रहे हैं, उसी तरीके से ब्रिटिश जो है हमारे इंडिया मतलब इस देश पर भी, इंडिया पर भी रूल कर रहे होते हैं। यहाँ के लोगों पे अत्याचार ज़्यादा हो रहे होते हैं, यहाँ के लोग भी विरोध करते हैं, कुछ छुटपुट क्रांतिकारी घटनाएँ भी एनी बेसेंट देखती हैं, कभी भी कुछ बड़ी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं भी उनको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से 1896 में वो इंडिया आती हैं और मतलब इस देखते देखते एक लंबा समय बीत जाता है, लगभग 1915 का वो समय आ जाता है, 1915 का वो समय आ जाता है। एनी बेसेंट इन सब चीज़ों को मतलब अपना जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों को तो फैला ही रही हैं, साथ में वो इंडिया के साथ जो भी उसकी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, ये जो भी चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है। देखिए कहीं भी जाइए तो इस चारों चीज़ों को ऑब्जर्व करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, अपने विचारों को वहाँ रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करिए आप पहले अच्छे से स्टडी कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। तो एनी बेसेंट वैसे ही स्टडी करती है, एनालिसिस करती हैं और समय बीतता है 1915 का टाइम आ जाता है। अब जो है एनी बेसेंट क्या करती हैं, जब देखती हैं कि इंडिया में इस तरह का ब्रिटिश रूल चल रहा है, अब वो क्या करती है मतलब हमारे देश के लोगों को एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, यानी एक शब्द से अवगत करवाती हैं जिसे वो कहती हैं होम रूल। उस शब्द का नाम क्या था? होम रूल, ठीक है। तो सबसे पहले एनी बेसेंट ने होम रूल नामक शब्द, होम रूल जो वर्ड है, ये इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और क्योंकि 1896 से वो इंडिया में आई हैं,
ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है कि एनी बेसेंट जो है वो आम जनमानस तक अपनी पहुंच बना चुकी है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया उन्हें भारत आए, ठीक है। तो एक मतलब आम जनमानस तक उनकी पहुंच बन चुकी है, लोग उन्हें सुनने लगे हैं, क्योंकि एक प्रभावशाली महिला है वो, ठीक है, एक इफेक्टिव वुमेन है। तो प्रभावशाली महिला है, बहुत अमीर महिला है, तो लोग उनको सुनते भी हैं। आज का भी ट्रेंड वही है कि जो प्रभावशाली, जो अमीर है, उन्हें केवल सुना जाता है। तो वैसे ही क्या है कि उस समय एनी बेसेंट प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में निखर के आई थी, तो लोग उन्हें सुनते थे, उनकी बातों को समझते थे। तो उन्होंने जब होम रूल शब्द का मतलब होम रूल शब्द को भारतीय लोग के सामने लेकर आई और इसके बारे में समझाया कि होम रूल होता क्या, उन्होंने बताया कि किस तरह से आयरलैंड में भी ब्रिटिश अंपायर का रूल था और कैसे वहाँ पे होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया, होम रूल का मतलब क्या है, ये उन्होंने पूरे देशवासियों को समझाया कि भाई होम रूल का मतलब है घर का शासन, यानी गृह शासन, हमारे देश पे हमारा ही शासन, ठीक है। अब मतलब एनी बेसेंट ने ये भी कहा कि भाई आप इस तरह से मान लीजिए कि क्रांतिकारी घटनाएं आपके यहाँ हो रही हैं, क्रांतिकारी अपना अलग एक दल बना के चल रहे हैं, ठीक है जी। जो मॉडरिस्ट हैं वो अपना अलग दल बना के चल रहे हैं, सूरत स्प्लिट हो चुका है, मतलब एक जैसे गरम दल और नरम दल बोलते हैं, एक तरफ एक लोग हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। तो अंग्रेज़ों को सप्रेस कर देना किसी भी मूवमेंट को बहुत आसान हो जाता है, वो दबा देते हैं भाई, इसकी मदद से उसका आंदोलन दबा देते हैं, उसकी मदद से इसका आंदोलन दबा देते हैं, इसी तरीके से चीज़ें चल रही, तो आप लोग मिल के काम करिए, ये एनी बेसेंट ने कहा था। और इतनी आसानी से आप अंग्रेज़ों को नहीं निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप होम रूल को अपनाइए, होम रूल आंदोलन को लागू करिए, शुरू करिए, ठीक है ना, आपका शासन हो और धीरे धीरे आप अंग्रेज़ों को यहाँ से रवाना करिए। लेकिन आप तुरंत चाहें तो अंग्रेज़ तुरंत यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले आप एजुकेशन पे काम करिए, क्योंकि आपके यहाँ पर शिक्षा का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, आप एजुकेशन पे काम करिए। भाई आप एजुकेशन लीजिए तो आप पॉलिटी को समझेंगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है, ठीक है। आपके समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हैं, बाल विवाह, अनटचेबिलिटी से अस्पृश्यता कहते हैं, ठीक है, सती प्रथा जैसी चीज़ें जो बैन है लेकिन फिर भी अभी वो वर्तमान में दिखती हैं, होती हैं। तो इन सब जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करिए, इन सब पे आप ध्यान दीजिए, तभी तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षा मिलेगी, समाज आगे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को आप भगाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये सब उन्होंने चीज़ें बताई समाज को। और होम रूल जो शब्द उन्होंने दिया था उसके अंदर यही सब चीज़ें वो सबको समझाने में लगी हुई थी, ठीक है। अब देखिए, जब होम रूल वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाती हैं एनी बेसेंट मतलब खुद से, तो कैसे करवाती हैं। एनी बेसेंट 2 न्यूज़पेपर पब्लिश करती हैं इंडिया में, एनी बेसेंट 2 न्यूज़पेपर पब्लिश करती हैं। पहले का नाम होता है कॉमनवेल, इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, नाम वही है कॉमनवेल, और दूसरे का नाम होता है न्यू इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़पेपर का नाम, याद रखिएगा। न्यूज़पेपर हैं कॉमनवेल और न्यू इंडिया, दोनों ही इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी अंग्रेजी समाचार पत्र हैं और एनी बेसेंट के हैं, ठीक है। और कॉमनवेल जो है इसी में सबसे पहले होम रूल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब अगर ये सवाल आ जाए कि होम रूल शब्द जो है सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिला, तो कॉमनवेल जो न्यूज़पेपर है उसमें, एनी बेसेंट का कॉमनवेल न्यूज़पेपर में होम रूल शब्द देखने को मिला था। और जो दूसरा न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, पहले इसका नाम मद्रास स्टैंडर्ड हुआ करता था। देखिए, एक भारतीय समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। मद्रास स्टैंडर्ड पहले समाचार पत्र का नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था। ये बहुत घाटे में जा रहा था, तो एनी बेसेंट अमीर महिला थी, तो इन्होंने क्या किया कि इस न्यूज़पेपर को परचेज़ कर लिया, खरीद लिया, और नए नाम से न्यू इंडिया के नाम से इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये उनके 2 न्यूज़पेपर थे जो उन्होंने 1915 के आसपास जो है वो पब्लिश किए थे, ठीक है। तो ये तो हुई बात, मतलब होम रूल जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कहाँ होता है और कैसे होता है। अब देखिए, जब एनी बेसेंट अपने होम रूल आंदोलन को लेकर इतना ज़्यादा मतलब सशक्त थी कि होम रूल शब्द से लोगों को परिचित करवा रही थी, इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बता रही थी, उसी समय क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति का पदार्पण होता है। मतलब एक दूसरा व्यक्ति और आता है इस होम रूल मूवमेंट में, होम रूल शब्द से जोड़ने, तिलक जी, यानी बाल गंगाधर तिलक जी वो दूसरे व्यक्ति हैं जो होम रूल मूवमेंट से प्रभावित होते हैं और इसके होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात ये आती है कि एनी बेसेंट जी 1896 से इंडिया आई हैं और 1915 में उन्होंने कॉमनवेल न्यूज़पेपर में होम रूल शब्द को इंट्रोड्यूस किया और पूरी तरीके से लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतने समय तक फिर बाल गंगाधर तिलक जी थे कहाँ, उन्होंने भी तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा, तो
और पहले वो आके क्यों नहीं मिले एनी बेसेंट जी से? तो देखिए होता ये है कि बाल गंगाधर तिलक जी थे वो 1908 से यानी 1908 से लेके 1914 तक यानी 1914 तक वो कहाँ थे? वो मांडले जेल बर्मा में थे। ठीक है, उनको 6 साल की कारावास हुई थी, 6 साल का प्रिजन उनको दिया गया था। ठीक है, तो वो 6 साल तक मांडले जेल बर्मा में थे। अब देखिए ये वही टाइम है, 1908 का वो टाइम है जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने, जो मुजफ्फरपुर के जो सेशन जज होते हैं, किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पर बम फेंकते हैं वो। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है। तो गाड़ी पर बम फेंके तो गलती से दूसरी गाड़ी पर बम गिर जाता है और 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाएं, ब्रिटिश वुमेन, वो मारी जाती हैं। अब इससे जो है मतलब दोनों ही क्रांतिकारी हमारे जो है वीर क्रांतिकारी, उनके मन में ग्लानि बहुत उत्पन्न हो जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी जी जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं और खुदीराम बोस जी को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो अब जो ये घटना हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जी के 2 न्यूज़पेपर थे, एक तिलक और एक केसरी। बाल गंगाधर तिलक जी के मराठा और केसरी, तिलक कह रहे हैं हम, 2 न्यूज़पेपर थे, एक मराठा नाम से और एक केसरी। ठीक है, तो जो मराठा और केसरी न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक जी के थे। याद रखिएगा जो मराठा न्यूज़पेपर था, मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में छपता था और केसरी न्यूज़पेपर जो है वो मराठी लैंग्वेज में छपता था। ये मत सोचिएगा कि मराठा नाम है तो मराठी में छपता था, नहीं, मराठा जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो इंग्लिश में छपता था और केसरी किस में छपता था? आपका मराठी में छपता था। तो उन्होंने जो है अपने न्यूज़पेपर में जो ये घटना हुई थी 1908 में, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसे कहा जाता है, इसमें कटाक्ष लिखा था अंग्रेज़ों पे। क्या कटाक्ष लिखा था? कि भाई अंग्रेज़ इतना जुल्म करते हिंदुस्तानियों पर, तो उनके एक्शन का ये एक रिएक्शन था जो क्रांतिकारियों ने किया। तो अंग्रेज़ बहुत गुस्सा हुए कि वैसे उनकी 2 ब्रिटिश वुमेन मारी गई जो निर्दोष थीं, तो उनको क्या किया कि अंग्रेज़ों ने तिलक जी को पकड़ के जेल में डाल दिया और सीधा बर्मा भेज दिया कि यहाँ पे किसी से उनका कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब 6 साल का उनको प्रिजन होता है, 6 साल की सज़ा हुई थी। 6 साल बाद वो वापस जो है वो लौट के आते हैं और अब वो जब इंडिया में आते हैं 1914 में, तो अब वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तरीके का, और वही प्लेटफॉर्म उनको नज़र आता है कहाँ पर? होम रूल मूवमेंट के रूप में। क्योंकि 1915 का वो टाइम है, 1915 का वो समय है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है, उस सेशन में जो एनी बेसेंट होती हैं वो होम रूल आंदोलन को लेकर कांग्रेस को समझाती हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना, होम रूल के क्या फ़ायदे हैं, इसका मतलब क्या होता है। और जो ये सूरत स्प्लिट हुआ है, गरम दल और नरम दल यानी मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग अलग हुए हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। अलग अलग रह के जो आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है, अलग अलग रह के अगर आप लोग अलग अलग आंदोलन चलाएंगे तो आज़ादी आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने सामने रखी। तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आपका बताना सही है, इसके बारे में सोचा जाएगा। तो एनी बेसेंट जी ने कहा था कि भाई हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट करिए, नहीं तो हम खुद ही अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। तिलक जी वहाँ पर मौजूद थे। तिलक जी तो पुराने चावल थे, उन्हें सब कुछ पता था। पुराने चावल का मतलब कि बहुत पहले से भारतीय राजनीति में सक्रिय थे, तो उन्हें पता था कि कांग्रेस का क्या मतलब मत रहता है, क्या उनका सोचना रहता है। तो तिलक जी समझ गए थे कि एनी बेसेंट जी जो बता रही हैं वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस वाले जल्दी से मानेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि तिलक जी जो है वो एनी बेसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। तिलक जी एनी बेसेंट के साथ जुड़ जाते हैं और अप्रैल 1916 में यानी अप्रैल 1916 में तिलक जी जो है वो होम रूल आंदोलन यानी होम रूल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सितंबर 1916 में यानी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो होती हैं वो अपना होम रूल मूवमेंट शुरू कर देती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या तिलक की होम रूल मूवमेंट और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जो है, क्या वो दोनों अलग अलग इस वजह से है क्योंकि वो दोनों एक साथ रह के मतलब मूवमेंट को नहीं शुरू कर सकते थे या मूवमेंट चलाना नहीं चाहते थे एक साथ? ऐसा कुछ नहीं था। 2 तरह की चीज़ें थी, अलग अलग आप उसको मतलब एंगल से ले सकते हैं। पहली चीज़ ये कि जो एनी बेसेंट थी वो मतलब वो उनका जो कार्यक्षेत्र था वो साउथ इंडिया ज़्यादा था, सदर्न इंडिया ज़्यादा था, दक्षिण भारत में। और तिलक जी का क्या था, उत्तर भारत का इलाका लगता था। और आज भी देखिए उत्तर दक्षिण भारत में जो लैंग्वेज का इशू है वो थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, उस टाइम भी चलता था। तो मेन चीज़ क्या थी कि एनी बेसेंट के फॉलोअर
तिलक जी के फॉलोअर को पसंद नहीं करते थे, और तिलक जी के जो फॉलोअर हैं वो एनी बेसेंट के फॉलोअर को पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब किसी तरह का आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, किसी तरह का मतभेद ना हो, इसलिए दोनों ने अलग अलग अपना लीग शुरू करी, अपना अलग अलग मूवमेंट शुरू किया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये बात भी थी कि एनी बेसेंट जी कांग्रेस को बोला था हम आपको 1 साल का समय देंगे। तो भाई जब वो बोल चुकी है, कमिटमेंट दे चुकी हैं, कर चुकी हैं, तो 1 साल से पहले वो कैसे अपना मूवमेंट शुरू कर सकती हैं। तो ये भी एक कारण बनता है कि उन्होंने सितंबर में अपनी जो लीग है, अपना जो मूवमेंट है वो शुरू किया था। अब देखिए जो क्वेश्चंस बनता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनता है। देखिए तिलक जी का जो हेडक्वार्टर था ये तिलक जी का है, जो अप्रैल में शुरू करते हैं, ये एनी बेसेंट जी का है। एनी बेसेंट जी अपना सेटअप सितंबर में शुरू करती हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है कि तिलक जी का जो होम रूल लीग का हेडक्वार्टर था वो पुणे था। पुणे में बेलगाम एक जगह है, तो बेलगाम में तिलक जी का हेडक्वार्टर था। ठीक है। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका हेडक्वार्टर था आपका मद्रास में। कहाँ था? मद्रास में। ठीक है। अब देखिए तिलक जी के जो मतलब तिलक जी ने जो होम रूल लीग शुरू करी, जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था, उसकी टोटल 6 ब्रांचेस खोली गई थी, यानी 6 शाखाएं उन्होंने खोली थी। यानी ब्रांचेस की बात करें आप तिलक जी के होम रूल लीग की तो 6 थी। वहीं अगर ब्रांचेस की बात करें आप एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तो टोटल पूरे इंडिया में 200 शाखाएं खोली गई थी। होम रूल लीग की, एनी बेसेंट के होम रूल लीग की पूरे इंडिया में 200 शाखाएं खोली गई थी। अब देखिए एनी बेसेंट की जो 200 शाखाएं पूरे देश में खोली गई थी, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में भी एक शाखा खोली गई थी, जिसको लीड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इसी तरह मुंबई में जो शाखा खोली गई थी उसको लीड मोहम्मद अली जिन्ना जी कर रहे थे। ठीक है। वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे। अब यहाँ पर जो तिलक जी की होम रूल लीग थी उनका देखिए एरिया कौन कौन सा था। इनका एरिया था, हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखेंगे, महाराष्ट्र। MH का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र था। ठीक है। कर्नाटका था, के का मतलब यहाँ पे कर्नाटका है। ठीक। सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रांत जिसे कहते हैं, आधुनिक मध्य प्रदेश यानी आज का मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस है, और बरार, ये 4 जगह जो थी, और बरार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, 4 जगह पर जो है ये एरिया था, ये कार्यक्षेत्र का पूरा एरिया था किसका? तिलक जी की होम रूल लीग का। और इन्हीं 4 जगहों से 6 शाखाएं संचालित होती थी। ठीक है। और यहाँ पर जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, इनकी पूरी 200 शाखाएं थी जो कि पूरे भारत में फैली हुई थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की मतलब शाखाओं में ये चीज़ थी कि अगर आपको भाई अगर होम रूल लीग की कोई शाखा खोलनी है तो कोई भी 3 लोग जो मिल के होम रूल लीग की कोई शाखा खोल सकते हैं। तो ये उन्होंने थोड़ा सा मतलब आसान कर दिया था, तो हर जगह एकदम शाखाएँ खुलने लगी थी। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दोनों में अगर आप देखें तो सवाल जो बनता है वो यहाँ पर तिलक जी की होम रूल शाखा से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है कभी कभी। उसका कारण ये है कि जब तिलक जी ने अपनी होम रूल आंदोलन, अपनी होम रूल लीग शुरू करी थी तो उससे पहले उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया था। पूरा होमवर्क करने का मतलब है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया था कि हमें क्या क्या मांगे रखनी है होम रूल आंदोलन के अंदर काम करते हुए ब्रिटिश अम्पायर से। ठीक है। और जबकि यहाँ पर एनी बेसेंट जी का केवल एक ही था कि भाई कुछ नहीं, हमें बस स्वशासन चाहिए, गृह शासन चाहिए। ठीक है ना, जो हमारा होम रूल है हमें वही चाहिए, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था। लेकिन तिलक जी ने कई सारे ऑब्जेक्टिव पहले से सेट कर रखे थे अपने आंदोलन को शुरू करने से पहले। क्या थे तिलक जी के ऑब्जेक्टिव आंदोलन को शुरू करने से पहले? देखिए तिलक जी ने ये कहा था, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि भाई आप जो है जो शिक्षा दे रहे हैं, मतलब जो हमारे देश में अंग्रेज़ों से कहा कि आप जो हमारे देश में शिक्षा दे रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रमोट कर रहे हैं शिक्षा को? भाई फ्रांस में फ्रेंच एजुकेशन मिलती है, आपके यहाँ इंग्लिश एजुकेशन मिलती है। ठीक है। इटली में मतलब इटालियन लैंग्वेज में एजुकेशन मिलती है। तो हर देश की अपनी वहाँ की जो मातृभाषा है, जो उस पर उनको एजुकेशन मिल रही है, तो हमारे देश में हिंदी में एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकती? यानी आप ये कह लीजिए कि यहाँ की जो लोकल भाषा उसमें एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकती है? ये उन्होंने डिमांड रख दी अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है। तो अब जब अंग्रेज़ों के सामने ऐसी डिमांड रखी तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अच्छा अब तिलक जी जो है होम रूल आंदोलन शुरू कर चुके हैं अपना, और इस तरह की अब डिमांड रखना तिलक जी ने शुरू कर दिया है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तिलक जी को एक नोटिस भेज दिया कि भाई आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण जो है भारतीय जनमानस में, आम लोगों में जो है एक तरह का विद्रोही स्वर उत्पन्न हो रहा है और आप अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ काम कर रहे हैं। तिलक जी को नोटिस दे दिया गया। अब तिलक जी को नोटिस दे दिया गया तो कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। तो तिलक जी कोर्ट में जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी कोर्ट में जाते हैं, और इनकी तरफ से जो केस लड़ने वाले वकील होते हैं वो होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना तिलक जी का कोर्ट में केस लड़ते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा इनको मतलब ठीक ठाक लगता है कि चलो ठीक है, हम कोर्ट में केस जीत गए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनको भी लगता है ना कि बेबी अभी 6 साल हम रह के आए हैं जेल में और भारत से बाहर, बिल्कुल फिर से दोबारा अंग्रेज हमें जेल में ना भेज दें। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। 1915 के आईएनसी के जो अधिवेशन में वो ये समझ गए थे कि भाई जो एनी बेसेंट जी बोल रही हैं वो काफ़ी हद तक सही बात है, ठीक है, कि हमें मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मॉडरेट्स हैं, एक साथ आना चाहिए। अलग अलग रह के हम जो है अपने आंदोलन को सफल नहीं बना पाएंगे। ये बात वो समझ चुके थे और 6 साल वो ऑलरेडी जेल में रह के आ चुके थे, तो ये बात उन्हें अच्छे से समझ में आ गई थी, इसलिए अपने हल्का सा उन्होंने अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर लिया था तिलक जी ने, ठीक है। अब यहाँ एनी बेसेंट जी, अब दोनों का देखिए होम रूल जो मूवमेंट है दोनों का, एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक जी का, दोनों का जो है बहुत मास स्केल पे शुरू हो गया। लोगों ने इनके आंदोलन से जुड़ना शुरू कर दिया। इनकी भाषाएं इतनी सरल हुआ करती थी कि यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो संस्था थी, वहाँ से लोग निकलकर होम रूल आंदोलन से जुड़ने लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर जो है होम रूल आंदोलन से जुड़ने लग गए। इतना व्यापक स्तर पर आंदोलन बढ़ता चला जा रहा था। इस आंदोलन में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल मीटिंग्स रखी जाती थी, मतलब एक तरह की राजनीतिक सभाएं आयोजित की जाती थी, जहां पे लोगों को राजनीति विज्ञान के बारे में बताया जाता था, राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। लाइब्रेरी की स्थापना की गई, ठीक है ना। स्टूडेंट से ये कहा गया आप भाई मतलब ये जो अंग्रेज़ों के स्कूल है इसमें मत पढ़िए, ठीक है। तो स्टूडेंट भी क्या करते थे, स्कूल छोड़कर सीधा राजनीतिक सभाओं में भाग लेते थे, लाइब्रेरी में जाते थे लोगों की बातें सुनने, ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इस तरह का मूवमेंट शुरू हो गया है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एनी बेसेंट जी को पकड़कर सीधा कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। 1916 में क्या होता है, मतलब आंदोलन अपने पीक पे पहुंच रहा होता है और 1917 के स्टार्टिंग में यानी अप्रैल 1917 का वो टाइम होता है। अप्रैल 1917 में एनी बेसेंट जी को पकड़ कहाँ डाल देते हैं, अंग्रेज जेल में डाल देते हैं, ठीक है। और जब एनी बेसेंट जी को जेल में डाल देते हैं, देखिए 2 तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो एनी बेसेंट जी एक महिला हैं, एक लेडीज़ हैं, दूसरी इतने बड़े आंदोलन का वो नेतृत्व कर रही हैं, ठीक है। तो सारा जो भारतीय समाज है वो गुस्सा हो जाता है और जो ये मूवमेंट है वो मास स्केल पे और ज़्यादा शुरू होने लग जाता है और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तिलक जी का स्टेटमेंट आता है कि अगर आपने एनी बेसेंट जी को रिहा नहीं किया तो आंदोलन जो है बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगा, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं चल रही होती हैं और तभी होता क्या है, वो दिन आता है, वो डेट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 24 अगस्त 1917, ठीक है। 24 अगस्त 1917, 24 अगस्त 1917 का वो डेट आता है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ जाता है, यानी मॉन्टेग्यू की जो हमारे सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स होते हैं, भारत सचिव जिन्हें कहा जाता है, तो उनके स्टेटमेंट आता है 24 अगस्त 1917 को, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। उनमें ये कह देते हैं वो कि भाई हम भारत को जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए हमारी जो क्वीन है ब्रिटेन की वो तैयार हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ये वर्ल्ड वॉर जो भी चल रहा है 1917 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब ये फिनिश हो जाएगा तो हम इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे और भी जो चीज़ें हैं हम उसको मानेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है कि जब मॉन्टेग्यू ये घोषणा कर देते हैं, डिक्लेरेशन को बोल देते हैं, तो एनी बेसेंट जी ने जो अपना होम रूल मूवमेंट शुरू किया था, इसका मकसद ही यही था कि भाई आपको होम रूल बिल पास करवाना है, ठीक है। अपने भारत में होम रूल जो है वो कॉन्सेप्ट को लाना है और अंग्रेज़ों के द्वारा होम रूल मूवमेंट को जो है वो वैध घोषित करवाना है। तो यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हो जाता है तो एक तरीके से ये बात सही हो जाती है कि जो एनी बेसेंट जी बोल रही थी वो सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो किसी भी तरीके से अवैध आंदोलन नहीं चला रही थी, ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो, ठीक है। बस सर।